नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। राजवाड़ा से रेसिडेंसी तक अरविंद तिवारी जी का एक कॉलम बेहद लोकप्रिय होता चला है। इस समय प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन तभी जुबान में इस बात की चर्चा हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्र के बीच अबोला है। यहाँ से अरविंद जी, आपने इस कॉलम की शुरुआत की है, तो मैं जी। जानना चाहता हूँ कि क्या माजरा है जब शिवराज और नरोत्तम के बीच बातचीत का सिलसिला नहीं है। देखिए, पिछले करीब 15-20 दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच अबोलापन सा है। हालांकि दद्दा जी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने जो लोग गए थे मुख्यमंत्री के साथ, उसमें नरोत्तम मिश्रा भी शामिल थे, लेकिन दोनों के बीच में अबोलापन सा है। और ये अब चूंकि ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के नंबर 1 व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा है, इसलिए दो इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में अबोलापन राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा के साथ साथ ही चिंता का विषय भी बना हुआ है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हुई। और एक बड़ा वर्ग जो सामान्यतः इस तरह के मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन जिसकी सत्ता और संगठन दोनों में रुचि रहती है, वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस अबोलेपन को दूर किया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि खुद नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, और दूसरा है कि शिवराज सिंह चौहान कभी नहीं चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा उनकी कैबिनेट का एक हिस्सा हो। इसलिए ये जो मजबूरी की नापसंदगी है, मतलब नापसंदगी का जो एक इश्यू है कि मजबूरी में पसंद किया एक दूसरे को नापसंद होते हुए, तो वो दोनों के बीच में जो है एक बड़ा विषय अबोलापन का है। लेकिन इसने जो है प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में को चौंका रखा है और काफी चर्चा का विषय है। आपने कहा कि ये जो अबोलापन है, क्या इसमें कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है, उनमें कोई डर तो नहीं बैठा हुआ है हाईकमान की किसी गतिविधि को लेकर, या इस कार्यकाल में थोड़ा सा वे डरे से लगते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय नेतृत्व के बहुत विश्वास पात्र हैं, और जब अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कई बार नरोत्तम मिश्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। और ये मध्य प्रदेश में भी जो लोटस 1 और लोटस 2 के नाम से जो ऑपरेशन चला था कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का, उसमें नरोत्तम मिश्रा शुरू से महत्वपूर्ण भूमिका में थे। और जहां तक मेरी जानकारी, इस ऑपरेशन के बारे में शिवराज सिंह चौहान को काफी बाद में जानकारी लगी। तो अच्छा, नरोत्तम मिश्रा ये मान रहे थे कि जब इतनी बड़ी भूमिका का निर्वहन वो कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की सत्ता का शीर्ष उनको मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा निर्णय हो नहीं पाया, और अंततः आसन्न उपचुनाव और सबको देखते हुए तय किया गया कि भाई शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री का भूमिका में आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को नरोत्तम मिश्रा से एक अज्ञात भय तो रहता है हमेशा। आपने लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन 24 जो उपचुनाव हो रहे हैं, 24 विधानसभाओं के, इसको लेकर थोड़े से शंकित हैं, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के अलावा दीपक विस्पुते से भी इस विषय पे बात की है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये जो 24 उपचुनाव है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। 22 विधायक तो उनसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, और 2 उपचुनाव हो रहे हैं। चूंकि 22 उपचुनाव के साथ ये 2 उपचुनाव भी हो रहे हैं, इसलिए ये उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए। वे हर हालत में चाहेंगे कि जिन विधायकों ने उनके कारण इस्तीफे दिए, अपना मंत्री पद छोड़ा, वे वापस चुनाव जीते और मंत्री के रूप में वापस जो है कैबिनेट में टिके। इसलिए सारी उनकी ताकत अभी इस बात में लगी हुई कि अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो सिंधिया समर्थित उम्मीदवारों का जीतना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान को साथ के चल रहे हैं, दूसरा उनको यह भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करें, इसमें संघ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए वो संघ के जो क्षेत्रीय प्रचारक है दीपक विस्पुते, उनसे भी पूरा तालमेल बना के चल रहे हैं कि ईमानदारी से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपचुनाव में काम करें, इसमें संघ की भी बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहना है। और इसी कारण जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ दीपक विस्पुते जी से भी पूरा तालमेल बनाकर चल रहे हैं। आपने दीपक जोशी, लाल सिंह आर्य के बारे में लिखा है। ऐसे तमाम सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव हार चुके हैं, और वहां पर अब नए कांग्रेस से भाजपा में आए उम्मीदवार को मौका दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनकी भूमिका क्या होगी? कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में देवास जाकर वहां पर दीपक जोशी को मनाने की कोशिश की थी। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैंने मुद्दा यह उठाया है
कि भाई दीपक जोशी और लाल सिंह आर्य, इनका दो का उदाहरण दिया, और भी इनसे जुड़े हुए कई नेता हैं। उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, दीपक जोशी ने मनोज चौधरी के खिलाफ बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए अपने परंपरागत क्षेत्र हाटपिपलिया से। अब दीपक जोशी को उसी मनोज चौधरी के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करना पड़ेगा। तो एक तो ये सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा ये कि भाई आज मनोज चौधरी चुनाव जीत जाते हैं तो अगला टिकट भी उनको मिलेगा, ये भी हम एक मान के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दीपक जोशी तो इस चुनाव में तो परिदृश्य से बाहर होना, अगले चुनाव में पूर्णतः परिदृश्य से बाहर हो जाएंगे। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि भाई आप का जहां जी मचल जाए आप बोलोगे साहब मुझे देवास से लड़ा, तो पार्टी बोलते अच्छा ठीक है आप देवास से लड़ लो। एक जमाना ऐसा था कि सुंदरलाल पटवा ने बोला कि मैं मनासा से नहीं सीहोर से लड़ूंगा, पार्टी ने उनको लड़वा दिया। कैलाश जोशी ने कहा कि राजगढ़ से कोई लड़ना नहीं चाहता, मैं राजगढ़ जाके लोकसभा लड़ूंगा, लक्ष्मण सिंह का सामना मैं करूंगा, तो पार्टी ने उनको लड़वा दिया। वो स्थिति तो बची नहीं। तो इन नेताओं के सामने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक स्वाभाविक चिंता तो है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको लेकर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता है। जैसा आपने उदाहरण दिया कि अगर मनोज चौधरी जीत जाते हैं तो अगली बार फिर उन्हें ही टिकट देगी पार्टी। तो ऐसे में तो बिल्कुल, इनका अस्तित्व धीरे धीरे जो लोग हैं ये 24 जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं या तो इसीलिए एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवारों को जिताना है तो पार्टी को सबसे पहले भाजपा के उन नेताओं को विश्वास में लेना पड़ेगा जो 2018 में इन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, हारे, या इसके पहले विधायक रहे हैं, या आज की तारीख में उनकी स्थिति एक बड़े वोट पुलर के रूप में है। उनको पार्टी को भरोसे में लेना पड़ेगा। अर्चना चिटनीस जी के बारे में आपने लिखा है कि वे प्रदेश में अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो वे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे या केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रही है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बना दिया जाए। देखिए, अर्चना चिटनीस भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी नेता हैं और वो जो है पिछला चुनाव हार गई, और बुरहानपुर से उनके चुनाव हारने के बाद ये माना गया कि नंद कुमार सिंह चौहान और अर्चना चिटनीस के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं है ना। अब अगले 3 साल कोई स्कोप नहीं है अर्चना चिटनीस के लिए, मंत्री बन नहीं सकती। संगठन में जो हालत चल रहे हैं उसमें इतनी लंबी कतार है पदाधिकारी बनने वालों की कि वहां भी अर्चना चिटनीस का एडजस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि अर्चना चिटनीस के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत हाई लेवल के हैं दिल्ली में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पॉलिटिकल हाइट है उसके मद्देनजर वो कोशिश करेंगी कि उन्हें जो है वो केंद्र की भाजपा की राजनीति, खासकर महिला मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री जैसे पद पर मौका मिले, या निकट भविष्य में गठित होने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई में उन्हें कोई पद मिले। अब ग्वालियर कनेक्शन की आपने बात लिखी है, यहाँ पर ज्योति बिंदल की बात कही है, डॉक्टर भार्गव की बात कही है, तमाम सारे वहां पर उन्हें हटाने के प्रयास हुए, फिर रोक लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, निसंदेह इन दिनों ग्वालियर कनेक्शन मध्य प्रदेश में कई मामलों में बड़ा अहम हो गया। नरेंद्र सिंह तोमर की दखल तो हमेशा रहती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर यशोधरा राजे वहां की एक बड़ी नेता हैं। तो ऐसे कई नेता हैं जो, नरोत्तम मिश्रा खुद मध्य प्रदेश कैबिनेट में नंबर 2 पे हैं, वो खुद ग्वालियर से हैं। तो इनकी ग्वालियर से जुड़े लोगों, ग्वालियर से जुड़े मामलों और ग्वालियर से जुड़े लोगों को लेकर हमेशा दखल अंदाजी रहती। ज्योति बिंदल जो है इंदौर मेडिकल कॉलेज की डीन, ये बेटी इंदौर की है। डॉक्टर विजय अग्रवाल जो पहले एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन रहे और एमवाई के सुपरिंटेंडेंट भी रहे, ये उनकी बेटी है। तो प्रदीप भार्गव से जो मैंने कनेक्शन इसमें बताया, तो प्रदीप भार्गव की जो पत्नी है सुजाता भार्गव, वो और ज्योति बिंदल दोनों बहन हैं। तो अभी जब कोरोना संक्रमण के दौर में मेडिकल कॉलेज के कामकाज को लेकर उंगली उठी थी, तो स्थानीय प्रशासन ने इस बात की पहल की थी, और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी ने भी इस बात की पहल की थी कि ज्योति बिंदल जो है उन्हें हटाया जाए, क्योंकि वो असफल साबित हो रही है। लेकिन ज्योति बिंदल हटी नहीं, और ये माना जा रहा है कि ऐसा ग्वालियर कनेक्शन की वजह से हुआ कि ग्वालियर कनेक्शन ने उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया, अन्यथा ज्योति बिंदल का इंदौर से हटना तय था। दूसरा ये कि ज्योति बिंदल चूंकि इंदौर के लिए नहीं है, उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ, मतलब मेडिकल फील्ड में इंदौर की बेटी है, वो सब है। तो उनके जो बहनों ही हैं, डॉक्टर प्रदीप भार्गव लंबे समय तक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे, एमवाई में भी इंदौर के नामी चिकित्सक है। तो वो समय समय पे अपने बहनों से परामर्श के लिए जाती रहती है कि भाई मेडिकल कॉलेज
को और एमवाई को, उससे कनेक्टेड एमवाई को चलाना आपको मालूम है कोई आसान खेल नहीं है। महेश जोशी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो ब्रिगेडियर, आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लाके उन्होंने मेडिकल कॉलेज का सुपरिटेंडेंट बनवाया था। मतलब कितने बिगड़े हालात एमवाई के हैं ये आप अंदाज लगा सकते। तो ज्योति बिंदल जो है वो अपने ग्वालियर कनेक्शन की वजह से बची। अब यहाँ पर एक चर्चा जो हो भी रही है और आपने लिखा भी है उस पर कि पुरुषोत्तम पाराशर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव हैं, उनको जोरा से लड़ाने की बात हो रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो पुरुषोत्तम पाराशर का नाम बहुत मजबूती से जोरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आया। लोकसभा चुनाव के वक्त भी मुरैना श्योपुर क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिंधिया जी के सामने ये बात रखी थी कि आप पुरुषोत्तम पाराशर को चुनाव लड़वाइए लोकसभा का, बजाय रामनिवास रावत की, क्योंकि रावत वहां से 2 बार चुनाव हार चुके हैं और अभी पिछला विधानसभा चुनाव भी हारा है, और वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो समीकरण हैं वो भी उनके अनुकूल नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मुरैना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें ब्राह्मण मतों की बड़ी निर्णायक भूमिका में रहती है। अनूप मिश्रा 2009 का चुनाव वहां से, सॉरी 2014 का चुनाव वहां से इसीलिए जीते थे कि उस क्षेत्र में ब्राह्मण मतों का बाहुल्य है, तो उनको प्रतिशत मिला। मुरैना में 2 ही समीकरण चलते हैं, या तो ब्राह्मण समीकरण या राजपूत समीकरण। नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर मुरैना इसीलिए चलते रहते हैं कि मुरैना में राजपूत मतों का एक बहुत तगड़ा समीकरण है जिसका फायदा नरेंद्र सिंह जी को हमेशा। झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा के बारे में आपने लिखा है, तो आपने उसमें यह भी कहा है कि उनकी दोनों ही मुख्य सचिवों, जो पूर्व के मुख्य सचिव थे एसआर मोहंती और वर्तमान मुख्य सचिव, दोनों से ही उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी, उसका उन्हें काफी फायदा मिला है। देखिए, प्रबल सिपाहा जब एसआर मोहंती इंदौर में कलेक्टर थे तब उनके प्रोबेशनर थे। स्वाभाविक है कि किसी भी प्रोबेशनर के प्रति उसके कलेक्टर का एक आत्मीय लगाव रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब पहली पोस्टिंग में प्रोबेशनर के रूप में कहीं जाता है तो कलेक्टर उसके लिए पितातुल्य होता है। प्रशासनिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए वो उससे गाइड जिस तरीके से करता है तो उसे लगता है कि पितातुल्य भूमिका का निर्वहन करता। तो इसलिए जब कांग्रेस की सत्ता का दौर भी आया तो प्रबल सिपाहा यथावत रहे। प्रबल सिपाहा जब भोपाल में पदस्थ थे संयुक्त कलेक्टर के रूप में, तब इकबाल सिंह बैस वहां कलेक्टर थे, तो इकबाल सिंह बैस का भी उन्हें संरक्षण है। इसीलिए सत्ता किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन प्रबल सिपाहा अप्रभावित रहे। नीरज मंडलोई, नितेश व्यास, डीपी आहूजा को लेकर भी आपने लिखा है कि नीरज मंडलोई को लेकर तो आपने कहा कि ठीक है, लेकिन नितेश व्यास और डीपी आहूजा को लेकर आपने कहा है कि ये चौंकाने वाले विभाग नहीं है। देखिए, जल संसाधन और नगरीय प्रशासन में सामान्यतः अपर मुख्य सचिव या फिर वह प्रमुख सचिव जो अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति के कगार पर होते हैं उन्हें पदस्थ किया जाता है। नीरज मंडलोई तो खैर सीनियर भी हो चुके हैं, और हालांकि नीरज मंडलोई की पीडब्ल्यूडी में पदस्थापना ने कईयों को चौंकाया भी है, लेकिन वो तो वरिष्ठ भी हैं। लेकिन डीपी आहूजा जो कि उच्च शिक्षा विभाग में तत्कालीन मंत्री जीतू पटवारी के विरोध के बाद पशुपालन विभाग में भेज दिए गए थे, और वो बहुत सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं, उन्हें अचानक जल संसाधन में लाना किसी को समझ में नहीं आया। इसी तरह नितेश व्यास जो हाल ही में प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत हुए, उन्हें नगरीय प्रशासन जैसा भारी भरकम महकमा दिया जाना भी समझ से परे था। और ऐसा माना जा रहा है भोपाल के गलियारों में, जो वल्लभ भवन के गलियारे में, कि इन तीनों पदस्थापनाओं में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं दिलीप सूर्यवंशी, उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। दिलीप सूर्यवंशी सामान्यतः निर्माण से जुड़े विभागों में अपनी पसंद के अधिकारियों को चाहते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। और शिवराज सिंह चौहान जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पदस्थापनाओं के मामले में, विशेषकर उच्च पदों पर पदस्थापना के मामले में, दिलीप सूर्यवंशी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पर ये जिन अफसरों की आपने बात कही है, नितेश व्यास, नीरज मंडलोई, डीपी आहूजा, किसी न किसी रूप में ये इंदौर में पोस्टेड भी रहे हैं। तीनों रहे पोस्टेड। नीरज मंडलोई निगम आयुक्त रहे, नितेश व्यास निगम आयुक्त रहे, और डीपी आहूजा जो है पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी रहे। अब सारी बातें राजनीति की कर ली आपने, एडवोकेसी की कर ली, लेकिन मीडिया के कुछ साथियों के बारे में जो आपके पास जानकारी वो जरूर दीजिए, तो उसके बिना शो अधूरा रह जाएगा। देखिए, ताजा तरीन जानकारी मीडिया से जुड़ी मेरे पास ये है कि इंदौर में पत्रिका अखबार ने अपना सेंट्रल मॉल स्थित जो दफ्तर है उसे रेंट आउट करने का इश्तेहार जारी कर दिया। पत्रिका पिछले 2 महीनों में अपने साथियों, अपने कर्मचारियों की सैलरी 30% कट कर चुका है, और एक प्लान वो लाया है, नया सैलरी प्लान,
उसके मुताबिक परफॉर्मेंस, एक पार्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर दिया गया और दूसरा जो कंपनी को सालाना मुनाफा होगा उसके आधार पर वेतन का निर्धारण होगा। तो ये दो निर्णय तो बड़े ले ही लिए थे उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने अपने दफ्तर को किराए पे देने का जो इश्तेहार जारी किया है उसने और आगे तो कई आशंकाओं को बलवती कर दिया। जी, दूसरा मेरी जानकारी के मुताबिक बंसल न्यूज भोपाल में पहले एक अहम भूमिका निभा चुके देवेंद्र चौहान जो हैं वो भोजपुर न्यूज के नाम से एक नया रीजनल चैनल ला रहे हैं। भास्कर के बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट और मैनेजमेंट के बहुत प्रिय ओपी सोनी के बारे में ये जानकारी मिली है कि उन्हें जो है अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपनी सेवाएं दैनिक भास्कर में देना पड़ेगी। महेंद्र कुशवाहा जो दैनिक भास्कर के बहुत सीनियर साथी थे, संपादक स्तर के, कई एडिशन में संपादक भी रहे और अभी सैटेलाइट एडिशंस देख रहे थे, वो अब भास्कर के साथ नहीं रहेंगे। भास्कर प्रबंधन ने उन्हें विदाई दे दी है। इसी तरह जो है और भी दो तीन मीडिया रिलेटेड डेवलपमेंट है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि पत्रिका ने अपने 3 साथियों को जो है सेवा से मुक्त कर दिया है। सर्वज्ञ व्यास हैं, जितेंद्र यादव हैं, इनको सेवा से कर दिया। इसी तरह सृष्टि भट्ट जो दैनिक भास्कर में अच्छा काम कर रही थी, भोपाल से आई थी, इंदौर में आई, स्थापित हुई और काम कर रही थी, उनको भी जो भास्कर ने नया शेड्यूल अपना बनाया है लॉकडाउन के बाद का, जिसमें कई साथियों को वो बधाई दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, और उसमें वो भी शामिल है। एक चौंकाने वाला घटनाक्रम कार्टूनिस्ट कुमार को लेकर। कुमार बहुत अच्छे और मेहनती कार्टूनिस्ट हैं और जिस दौर में इस्माइल लहरी ने दैनिक भास्कर छोड़ दिया था तब वो भास्कर के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और प्रबंधन भी उनको बहुत पसंद करता था। लेकिन इस दौर में कुमार को भी प्रबंधन ने कह दिया कि अब आपकी सेवाओं की हमें आवश्यकता नहीं। तो ये थे अरविंद तिवारी जी, जिनका एक साप्ताहिक कॉलम, साप्ताहिक शो हम राजवाड़ा से रेसिडेंसी तक हर हफ्ते लेकर आते हैं, जिसमें तमाम सारी बातें राजनीति के क्षेत्र की होती हैं, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र की होती है और मीडिया के क्षेत्र की होती है। तमाम सारे सुझाव आपके हमको मिलते रहते हैं। आप अगर फिर भी कोई सुझाव देना चाहें, सीधे अरविंद तिवारी जी को देना चाहें तो newswitharvind@gmail.com पर सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे राजवाड़ा से रेसिडेंसी तक। तब तक के लिए सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।